नमस्कार। व्यक्तिगत सामाजिक गुण वे हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में संबंधों को समझने तथा उन्हें स्वस्थ और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे आप इन गुणों और कौशलों के बारे में और अधिक सीखेंगे और किस माध्यम से इन गुणों को पोषण और अभ्यास कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, आप सीखेंगे कि दूसरों के दृष्टिकोण के लिए खुले मन का होना, दूसरे के साथ स्वयं की विश्वास प्रथा और आदि को समझना इन व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अभ्यास करने में मदद करते हैं। उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को समझना है और स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को और कौशलों को प्रतिबिंबित करना है, ताकि आप अपने छात्रों में इन गुणों का पोषण भली भांति कर सकें। इन गुणों का पोषित करने का उद्देश्य स्कूल और अपनी कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है, जहां सभी सदस्यों को लगता है कि उन्हें स्वीकार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। पाठ्यक्रम सामग्री 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग समझ विकसित करने के लिए केंद्रित है, जिनमें 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा परिप्रेक्ष्य लेने के बारे में समझना। दूसरा, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को समझना। तीसरा, स्कूल में अवसर जहां व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण किया जा सकता है। और चौथा, सीखने सिखाने वालों को समझना। इस पाठ्यक्रम का दूसरा भाग 5 व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में है, जिसको सीखना है और उन्हें अपने छात्रों में कैसे पोषित किया जाए, इस बारे में केंद्रित है। तीसरा और अंतिम भाग विभिन्न सूचनाओं के बारे में है, जिनके बारे में स्कूल और कक्षा में शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए किसी को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।
नमस्कार शिक्षकों। क्या आपने ध्यान दिया है कि एक ही छवि, व्यक्ति, स्थिति या व्यवहार को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से समझा जाता है और अक्सर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कई बार क्रोधित हो जाते हैं जब अन्य लोग, विशेष रूप से जो हमारे करीब होते हैं, जैसे कि हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, सहकर्मी, छात्र हमारे अपने दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। हम कैसा अनुभव करते हैं, यह हमारे अतीत के अनुभवों, मान्यताओं, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अब मैं आपको एक शब्द दिखाऊंगी, पानी। अब आप कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और पानी को देखने, सुनने, महसूस करने, सूंघने या स्वाद लेने की कोशिश कर सकते हैं। आप में से प्रत्येक ने पानी को देखा, सुना, स्पर्श किया, चखा या सूंघा। आप में से कुछ लोग ने एक पहाड़ी धारा देखी होगी, कुछ ने नदी या तालाब देखा होगा, कुछ ने मछली को सूंघ भी लिया होगा, जबकि आप में से कुछ को पानी की कमी याद आई होगी। आपने जो भी अनुभव किया वह आपके पिछले अनुभवों पर आधारित है। एक ही शब्द को अलग तरह से समझा जाता है। क्या इनमें से कोई गलत था? नहीं। अब एक छवि देखते हैं। 6। श्रुति जहां से देख रही है वह उसे 6 के रूप में देख रही है, जबकि कुणाल इसे 9 के रूप में देख रहा है जहां से वह छवि देख रहा है। दोनों अपने अपने स्थानों से सही तरह से विचार कर रहे हैं। तो हाँ, हम सभी दुनिया को थोड़ा अलग देखते हैं। जब हम इसे समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, संवेदनशील होने की नींव रखते हैं, दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह हमें अधिक सशक्त बनाता है और उत्साह के साथ प्रभावी ढंग से संवाद और दूसरों के लिए संवेदनशीलता दिखाने में सहायता करता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करें, समझें और सराहना करने के लिए तत्पर होते हैं तो हम एक दृष्टिकोण बिंदु को प्राप्त करने, दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित करने के सक्षम हो जाते हैं, चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सम्मान करने और प्रभावी ढंग से पारस्परिक संबंधों का प्रबंधन करते हैं और इस तरह एक स्वस्थ वातावरण बनाते हैं जहां सभी एक दूसरे के महत्व को समझते हैं, सराहना करते हैं तथा एक दूसरे की परवाह करते हैं। एक शिक्षक के रूप में हम इन गुणों का पोषण करने की स्थिति में हैं और हमारे छात्रों को स्वस्थ तरीके से दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार शिक्षकों। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सामाजिक गुणवत्ता संवेदनशील होना और छात्रों के बीच उस संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इस वीडियो में मैं एक गतिविधि का प्रदर्शन करूंगी जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में संवेदनशीलता और देखभाल को बढ़ावा दे सकते हैं। गतिविधि का नाम है हमारे बीच क्या समानता है। कक्षा की स्थिति में शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र को 1 से 5 तक के अंक देंगे। सभी छात्रों को एक एक नंबर सौंपा जाएगा। अब सभी 1 अंक वाले समूह बनाएंगे। उसी तरह सभी 2, 3, 4 और 5 अंक वाले अपने संबंधित समूह बनाएंगे। हमारे कुल 5 समूह होंगे। अब टीम के प्रत्येक सदस्य को अपनी टीम के साथ बातचीत करने के लिए 4 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा और उन्हें 5 चीज़ों का पता लगाना है जो उनमें समान है। कृपया ध्यान दें कि ये समानताएं उनके वर्ग, स्कूल या किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं हो सकती जो स्पष्ट है। एक बार समय समाप्त हो जाने पर प्रत्येक समूह के सदस्यों को अपने सहपाठियों के साथ उन 5 समानताओं के बारे में साझा करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह गतिविधि उन्हें यह समझने में मदद करेगी कि हालांकि हम बहुत अलग दिख सकते हैं और अलग व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में हम अपनी भावनाओं के संदर्भ में बहुत समान हैं और हम सभी को संबद्धता और स्वीकृति की आवश्यकता है। अंत में शिक्षकों को इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि संवेदनशीलता का अर्थ है अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता, बिना किसी पक्षपात के, और दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा दिखाना ही संवेदनशीलता है। धन्यवाद।
John, what are you doing? Why are you outside the class? Answer my question. You are not well? Come to my room. Yes? Come in. Sit down. What is wrong with you? I for holidays I did not get time to do my homework last evening. My parents were fighting till late night. Why were they fighting? Do they fight like this all the time? Why are you saying yes, no at the same time? Okay, you can go now. Good afternoon, Miss. Good afternoon. So, how was your day? As usual, the classes, lots of papers that we have to correct. Even I was very busy, my gosh. Yes. Miss, So, tell me what news? sit down. I have to tell you something. Is it? Yes. Okay, tell me. Do you remember that boy, John, from class 2? You know him, Yeah, I right? remember. Yeah, that small boy, no? Yes, yes, yes. Okay. So I met him today. He was loitering around. He was not even in the classroom. My gosh. And then? So I called him to the room. I said, what happened? What is wrong with him? Then he says that his parents are always quarreling, fighting at home. That small boy, no? Yes, from class So, he's 2. got a very handsome. Yes, yes, his yes, father, yes, no? yes, Very yes, handsome. yes. Yeah, then tell me. So what happened is that they are always quarreling at home. And so maybe it has affected the child now. He's not even sitting for the classes. Any more news? I don't know. See, I have to meet him tomorrow. I will make sure that I will talk to him tomorrow again. Okay? Tell Now- me about it. Yes, If you yes, get surely, anything, tell surely. me. I will let you know about it. Okay? Okay. John? Tomorrow, I want you to come to my room. Okay? Teachers, have you experienced such situations in your life as a child or as an adult? If so, take a moment and think how it affected you. Would you like to have it happen to your own children or loved ones? Would you consciously do the same to any of your students, colleagues, or anyone close to you? In what you just saw, John felt betrayed and alone, a form of emotional abuse which is a violation for the rights of the child. Children at such formative years feel it deeply, and if not corrected, the emotional scar stays on even to adulthood. It may be that John or any other child going through the same experience
will not be able to trust anyone else in future. Children hurt easily, but also overcome the hurt easily if care and compassion is shown adequately. However, the positive aspect of what you just saw is that the teacher, after realizing the mistake, goes to John to set right the relationship. Let us reflect on this for some time. Am I trustworthy? What are the building steps to make one to be trustworthy? You will agree with me that some of these building steps are love, concern, the ability to be able to maintain confidentiality, etc., etc. Trust is an important feeling that binds children with adults, and learning can happen only when there is trust. Teachers, what is trustworthiness then? It is simply being worthy to be trusted. Remember, trustworthiness is shown not only by words and promises, but most importantly through your actions.
साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम स्वयं के बारे में भी अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, जिससे कि हमारे जो अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं वो अच्छे होंगे, हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, हमारे लोगों के प्रति सद्भावना बढ़ेगी और हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होगा और जिससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत मधुर बनेंगे। चलिए हम एक दृश्य देखते हैं। सारिका और कल्पना एक स्कूल में शिक्षिकाएं हैं और कल्पना उस विद्यालय में नई नई आई है और सारिका वहाँ पहले से कार्यरत है। कल्पना को देखकर सारिका को हमेशा ये लगता है वो बहुत घमंडी है, वो बहुत स्वार्थी है, क्योंकि वो किसी से आगे होके बात ही नहीं करती और अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। उसके संबंध लोगों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरे सीन में देखिए, जब सारिका और कल्पना अपने स्कूल का होमवर्क लाइब्रेरी में बैठकर चेक कर रहे हैं, सारिका जैसे ही कल्पना के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाती है, उसके बारे में अच्छा सोचती है, उसके गुणों के बारे में सोचती है, तो कैसे उसके मन में एक अच्छी छवि बनती है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि जब एक दिन मैं लंच नहीं लेकर आई थी तो कल्पना ने मुझे अपना लंच भी दिया था और एक बार जब विद्यार्थियों का झगड़ा हो रहा था तो कल्पना ने ही जाकर उस झगड़े का निपटारा किया था और कल्पना पढ़ाने में भी बहुत अच्छी है। तो कैसे उसका नजरिया कल्पना के प्रति सकारात्मक हो गया और दोनों के संबंध कैसे मधुर हो गए। जैसे ही शाही खत्म होती है तो सारिका उसको अपना एक पेन ऑफर करती है और उसके बाद दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, अभिवादन करते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा रवैया रखते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा नज़रिया रखते हैं, हम उनके गुणों के बारे में सोचते हैं, तो उससे हमारे रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। और ये बात हम अपने शिक्षकों को सिखाएं, हम अपने विद्यार्थियों को सिखाएं और हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए एक उनके बारे में अच्छा सोचें, उनके गुणों को देखें, उनकी अच्छाइयों को दिखें। इस तरीके से हम अपने अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत मधुर बना सकते हैं और हमारा लोगों के प्रति एक सहयोगात्मक पूर्ण नजरिया बन सकता है। धन्यवाद।
नमस्कार शिक्षकों। हम सभी अपने दैनिक जीवन में दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए संचार का उपयोग करते हैं। प्रभावी संचार यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन न केवल हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है, बल्कि हमें दूसरों के विचार और भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संचार का गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल भाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संचार का मौखिक भाग यानी कि वर्बल भाग। इस वीडियो में हम यह दिखाने के लिए एक गतिविधि का प्रदर्शन करेंगे कि हम छात्रों के बीच प्रभावी संचार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अपनी कक्षा में किसी भी दो छात्रों को कुछ भावनाओं को अपने चेहरे के भावों के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहें। यहाँ मैं रश्मि और सुलेखा से निवेदन करती हूँ कि वह कुछ भावों को अपने चेहरे द्वारा प्रदर्शित करें, जैसे कि उत्तेजना, चिंता, क्रोध। जब छात्रों ने प्रदर्शित कर लिया, तब कक्षा से पूछें कि क्या वे व्यक्त भावना की पहचान कर सकते हैं। बाद में कक्षा के साथ चर्चा करें कि कैसे दो अलग-अलग छात्रों द्वारा अपने चेहरे के भावों के माध्यम से व्यक्त की गई एक ही भावना पूरी तरह से अलग थी। चर्चा के दौरान शिक्षकों को छात्रों को यह समझाना चाहिए कि गैर मौखिक संचार तब होता है जब हमारे विचारों और भावनाओं को चेहरे के भाव, स्वर, आवाज़, हाव भाव, शरीर की स्थिति या गति आदि के माध्यम से बताया जाता है। गैर मौखिक संचार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सार्थक बातचीत करने, जुड़ने और संबंध स्थापित करने की हमारी क्षमता में सुधार कर सकता है और हमें दूसरों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने में मदद कर सकता है। धन्यवाद।